चलिए स्टार्ट करते हैं आज एक नए चैप्टर का, जिसका नाम है ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज। काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है स्टूडेंट। क्लास 12 के रिगार्डिंग अगर देखा जाए तो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे मान के चलिए कि आपका कैसे भी करके 5 नंबर से कम आज तक क्लास 12 में दिया ही नहीं है, बस इतना मान के चलिए। और ज्यादा से ज्यादा कितना भी दे सकता है, क्योंकि इससे 5 नंबर के क्वेश्चन, 3 नंबर के क्वेश्चन, 2 नंबर का और 1 नंबर के क्वेश्चन, ये सभी टाइप के क्वेश्चन इससे राइज होता है। और अगर जहां तक नीट का अगर हम बात करें तो नीट में हर साल मिनिमम 4 क्वेश्चन रहता है, मैक्सिमम 6 to 8 भी जा सकता है। ऐसे 6 तक देखा गया है, ज्यादा से ज्यादा रहता है। ऐसे 4 क्वेश्चन तो फिक्स है, इसलिए ये काफी इंपॉर्टेंट है। और थोड़ा सा इसलिए भी इंपॉर्टेंट है कि अभी का दौर जो चल रहा है, जान ही रहे हैं कि बीमारी से ज्यादा आदमी ग्रसित हो रहे हैं। तो इसके रिगार्डिंग बहुत सारे ऐसे बीमारी हैं जो इसमें हम लोग डिस्कशन करेंगे। जो एनसीईआरटी में दिया हुआ है वो तो करेंगे ही, साथ साथ कुछ कुछ ऐसा बीमारी है जिससे क्वेश्चन पूछ दिया जाता है और हमारे लिए भी काफी इंपॉर्टेंट है, उसका भी डिस्कशन हम लोग इसके अंदर करेंगे। ठीक है, चलिए आप बैठ जाइए थोड़ा। बहुत बढ़िया। चलिए, तो बिना लेट किए हुए हम लोग क्या करते हैं कि इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं, जिसका नाम है ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज, और देखते हैं कि क्या होता है। तो चैप्टर का नाम ही ह्यूमन का हेल्थ एंड उससे उसमें होने वाला डिजीज, यानी कि ह्यूमन के हेल्थ के बारे में देखेंगे कि स्वास्थ्य क्या है और उसमें बीमारियां क्या है, इसके बारे में कंप्लीट ये चैप्टर बताती है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बहुत आराम से हम लोग समझेंगे ताकि आप लोगों को एक एक स्टेप समझ में आए। तो ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लाइफ में, और साथ ही साथ आपका जो है जिंदगी के लिए भी इंपॉर्टेंट रहेगा। आज के बाद अगर ये चैप्टर जैसे जैसे आप पढ़ते जाइएगा तो आने वाला समय में कभी भी जिंदगी में कुछ कुछ ऐसे बीमारियां होंगी तो आपको खुद ब खुद पता लग जाएगा और आपको पहले से ही अवेयर हो जाइएगा, या आप जान पाइएगा कि कौन बीमारी कैसे होता है और उसमें क्या दिक्कतें आती है। और ये दिक्कतें आएंगी तो उसमें ये पता आपको लगा पाइएगा अपने स्वास्थ्य को देख करके कि हाँ अभी हमको क्या हो सकता है। तो उससे अगर मेडिकल एक्सपर्ट का अगर जरूरत पड़ेगा आपको तो आप जा करके वहां से आप परामर्श लेकर के और अपने हेल्थ को ठीक कर सकते हैं। क्योंकि देखिए अभी हम बताएंगे कि एक हेल्दी पर्सन का क्या क्या इंपॉर्टेंस है उसके जिंदगी के अंदर। अगर आप हेल्दी हैं, एक स्टूडेंट हेल्दी है, एक मैन हेल्दी है, एक वोमेन हेल्दी है, तो अगर उन लोगों का जिंदगी में क्या इंपॉर्टेंस अगर नहीं रहेगा तो वो क्या करने पाएंगे, उनको क्या दिक्कतें होंगी, तो ये सब हम लोग इसमें बताते हैं। तो ऐसे भी बोला भी गया है एक शब्द में कि हेल्थ इज वेल्थ, नाम सुने ही होंगे। कि लोग कहते हैं कि उम्र भर अगर मान लेते हैं कि कोरोना काल भी ये बता दिया कि पैसा अगर बहुत कमा रहे हैं अगर शरीर को तोड़ करके तो कोई फायदा होगा भी नहीं, क्योंकि आने वाला कोरोना ये बता दिया कि पैसा, सिर्फ पैसा रहने से आप इस दुनिया में सरवाइव नहीं कर सकते। आपके पास हेल्थ अच्छा होना चाहिए, पैसा थोड़ा कम भी रहेगा तब पर भी आप अच्छे से जिंदगी गुजार पाइएगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि क्या है हेल्थ और डिजीज ह्यूमन के अंदर। तो पहला नंबर ये समझिए कि फादर ऑफ मेडिसिन किसको कहा जाता है? हिप्पोक्रेट्स को कहा जाता है। और ये जितने भी डॉक्टर्स हैं इसी का ओथ लेते हैं, यानी कि शपथ लेते हैं हिप्पोक्रेट्स का। कुछ कुछ ये कहानी, आप जब डॉक्टर बन जाइएगा तो वहां पे जाकर के आप देखिएगा कि बहुत सारे बुक में, और खासकर मेडिसिन पढ़िएगा तो उनका ये माना जाता है कि ये जो है, ध्यान रखिएगा कि हिप्पोक्रेट्स का बहुत बड़ा योगदान रहा था, तो उनको फादर ऑफ क्या बोला जाता है? मेडिसिन बोला जाता है। अब बात आता है कि पहले ये ह्यूमन के अंदर हेल्थ के बारे में समझेंगे, तब डिजीज के बारे में समझेंगे। तो पहले टर्म आता है कि हेल्थ है क्या। तो कहता है कि स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग। मतलब क्या बोल रहा है कि हेल्दी पर्सन किसको कहेंगे? वह पर्सन जो फिजिकली, जो मेंटली और सोशली वेलबींग हो। फिजिकली मतलब बॉडी में कोई डिफॉर्मिटीज नहीं होना चाहिए, बॉडी अच्छे से उसका पूरा फिट होना चाहिए, जितने भी बॉडी के ऑर्गन से अच्छे से काम करना चाहिए। इसके साथ मेंटली मतलब दिमागी, बॉडी तो कभी कभी देखिएगा कि बहुत अच्छा रहता है, एकदम यंग है, लेकिन दिमाग से मतलब उसका दिमाग जो है पागल हो गया, या जिसको हम लोग बोलते हैं अपने भाषा में दिमाग धसक गया, समझे ना, तो वो हो जाएगा, तब पर भी आप फिजिकली फिट नहीं कर सकते हैं। जैसे कभी कभी ऐसा होता है कि आप देखिएगा कि बहुत सारे ऐसे हमारे समाज में कि आप देखिएगा कि फिजिकली शरीर तो बहुत अच्छा है लेकिन दिमाग से उसका सही नहीं है। तो अगर मान लेते हैं कि ऐसे लोगों को अगर मैरिज कर दीजिए आप, तो वो समझ नहीं पाएंगे, वो इमोशनल समझ नहीं पाएंगे, रिलेशन को समझ नहीं पाएंगे। तो क्योंकि माँ बाप तो चलिए उनका फिर भी बर्दाश्त कर लेते थे, कुछ भी गलती करता था, लेकिन जब रिलेशन नए बनेंगे तो उसमें वो समझ नहीं पाएगा। इसलिए मेंटली तो फिट होना जरूरी है, चाहे लड़का हो चाहे लड़की। कम उम्र में अगर शादी हो जाए तो मेंटली अगर देखा जाए तो उसमें क्या होगा कि अभी दोनों बच्चे हैं और उनका अगर मान लेते हैं गलती से बच्चा हो गया, तो उस कंडीशन में क्या देखने के लिए मिलेगा कि वो बच्चे को केयर अच्छे से नहीं करने पाएंगे। तो मेंटली भी प्रिपेयर अगर आप नहीं है तो आपको हेल्दी नहीं कहा। सोशल वेलबींग, सोशल वेलबींग मतलब क्या होता है कि सामाजिक हमको कैसे रहना है। जैसे मान लेते हैं कि समाज में हमको कैसे चलना है, जब घर परिवार सबको कैसे बोलना है, चालना है, क्या रिस्पेक्ट करना है। अगर ये सब उसके अंदर नहीं है, कुछ लोग होते हैं कि क्या करेगा कोई समाज, सब चीज, शरीर भी ठीक है, दिमाग भी ठीक है, लेकिन कुछ लोग एटीट्यूड ज्यादा दिखाता है। लेकिन कभी कभी क्या है कि मतलब जरूरत वहां नहीं था, लेकिन फिर भी आप उस तरह के अगर एटीट्यूड दिखा रहे हैं समाज के अंदर, तो लोग क्या कर सकते हैं लोग। लेकिन क्या होगा कि एक समाज के अंदर आपको ये माना जाएगा कि उस लायक नहीं है, सामाजिक आदमी नहीं है, तो वैसे लोगों को भी क्या माना जाता है कि वो फिटनेस
नहीं है। तो ये सभी चीज होना चाहिए। एक तो फिजिकली शरीर बढ़िया होना चाहिए, दिमाग से अच्छा होना चाहिए, और समाज में कैसे रहना है, हमारे चचा के साथ कैसे रहना है, भैया के साथ कैसे रहना है, बहन के साथ कैसे रहना है, और पड़ोसी के साथ कैसे रहना है, तो ये सब अगर आपके अंदर नहीं है तो वो आप उसमें फिजिकली फिट नहीं कहलाइएगा। तो जिसके अंदर भी ये सब क्वालिटी पाया जाता है तो उसको क्या बोला जाता है कि ये हेल्दी पर्सन है। ये क्या है? हेल्दी पर्सन है। अरे कोई दिक्कत? तो इसमें क्या है कि नोट नियरली अब्सेंस ऑफ डिजीज और फिजिकल फिटनेस, यानी कि कुछ लोग बोलते थे पहले हेल्थ का कि बीमारी अगर नहीं है उसके बॉडी के अंदर, फिजिकल अगर वो फिट है तो उसको हेल्दी बोल देते थे, लेकिन ऐसा नहीं है। उसको मेंटली भी और उसको सोशली भी वेल बीइंग होना जरूरी है। अगर नहीं है तो उसको हेल्दी हम नहीं कहेंगे। तो आई थिंक आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि एक हेल्दी पर्सन का क्या डेफिनेशन है, यानी कि स्वस्थ आदमी किसको कहेंगे ये समझ में आ गया होगा। अरे यस या नो? अब देखिए, अगर मान लेते हैं आप हेल्दी रहिएगा, एक हेल्दी पीपुल क्या क्या उसका बेनिफिट्स है। मोर इफिशियंट वर्क, आप अगर मान लीजिए हेल्दी है, स्वस्थ है, आप अपने वर्क में क्या कर सकते हैं? ज्यादा से ज्यादा वर्क कर सकते हैं। अरे कर सकते हैं कि नहीं? जैसे आप मान लीजिए स्टूडेंट है, आपको अगर पढ़ना, आप हेल्दी है तो ज्यादा पढ़ाई कर सकते हैं। मान लीजिए तबियत खराब है तो आप आधा घंटा 1 घंटा, अगर कितना भी एग्जाम है या कुछ भी है तो आप क्या कर सकते हैं? आधा घंटा जो है आप पढ़ सकते हैं। लेकिन अगर हेल्थ ठीक रहेगा तो आप कितना भी ज्यादा पढ़ सकते हैं। तो उससे क्या होगा कि जो भी काम कर रहे हैं उसमें क्या होगा? इंक्रीज प्रोडक्टिविटी। और क्या, अब जब मान लेते हैं कि आप बहुत अच्छा काम कीजिएगा, बहुत जैसे आप बहुत अच्छा पढ़िएगा, और कोई आदमी है घर में जो बहुत अच्छा पूरा फिजिकली फिट है, अगर मतलब उसमें क्या है कि वो अपने काम को बेहतरीन कर पा रहा है, तो क्या होगा? उसके घर के अंदर जो इकोनॉमिक स्थिति है वो सुधरेगा, यानी कि ज्यादा काम करेगा तो ज्यादा पैसा आएगा। जैसे आप ज्यादा पढ़िएगा तो आने वाला समय में क्या होगा? जो ज्यादा स्टडी करेगा वो अच्छा मेडिकल कॉलेज में जाएगा, अच्छा एक अच्छे पद पर चला जाएगा, और अच्छा पद पर चला जाएगा तो वहां से अच्छा पैसा आएगा। तो उसके घर में क्या आएगा? इकोनॉमिक स्थिति क्या हो जाती है? बहुत अच्छा हो जाता है, समृद्ध हो जाता है। प्रोस्पेरिटी मतलब क्या होता है? समृद्ध हो जाना, समझे ना? यानी कि आप अगर गुड हेल्थ आपके पास रहेगा, आप स्वस्थ रहिएगा तो काम ज्यादा करने पाइएगा, और आपके घर में जो है इकोनॉमिक स्थिति अच्छा होता है। मान लेते हैं कि जो घर में कमाने वाला है अब वो बीमार पड़ गया, 1-2 दिन बीमार पड़ गया, डेली कमा के ला रहा है तो अब लोग खा रहे हैं, तो वैसे घर में तो 2 दिन तो फाका पड़ जाएगा ना। 2 दिन तो फिर उसके पास कुछ रहेगा नहीं खाने पीने के लिए। तो ये जरूरी है, इसीलिए गुड हेल्थ होना जरूरी है। और क्या होता है? इंक्रीज लॉन्गेविटी ऑफ पीपुल, मतलब उसका उनका उम्र भी जो है लंबे समय तक जी सकते हैं। अगर आप फिजिकली बढ़िया अपने आप को हेल्दी रख पाइएगा तो क्या है? लंबे उम्र का आयु जो है वो लंबा आपका हो सकता है। पीपुल एंड रिड्यूस इन्फेंट एंड मेटरनल मोर्टेलिटी रेट, अगर हेल्दी पीपुल होंगे तो जो बच्चे का मरने का दर है, जैसे माँ हेल्दी है तो अगर बेबी को जन्म भी दी तो उसका बच्चा जो है जल्दी मरेगा नहीं। माँ और मोर्टेलिटी रेट, यानी कि माँ भी नहीं मरेगी, तो जच्चा और बच्चा दोनों क्या रहेंगे? स्वस्थ रहेंगे। क्यों? क्योंकि भाई माँ स्वस्थ है, तो माँ स्वस्थ है तो बच्चे भी स्वस्थ रहेंगे। तो इस तरह से जो हेल्दी जो रहते हैं, अगर आप हेल्थ अच्छा है तो ये सब टाइप का फायदा आपको देखने के लिए मिलता है। तो इसीलिए स्वास्थ्य जरूरी है। फिर बोलता है कि अगर आप एक अच्छा हेल्थ रखना चाहते हैं, गुड हेल्थ चाहते हैं, तो क्या करना होगा? आखिर हम चाह रहे हैं कि नहीं हम हेल्दी रहें, ताकि हमारा ये सब चीजें हो सके, हम हेल्दी रहेंगे तो उसके लिए आपको करना क्या होगा? तो सबसे पहले बैलेंस डाइट लेना होगा। बैलेंस डाइट मतलब क्या कि अच्छे से आपको खाना लेना होगा। जैसे आपको कभी कभी क्या होता है कि कहीं शादी में चले गए या आप बहुत थके हुए हैं और गर्मी बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ है, लेकिन भूख भी उस टाइप का लगा हुआ है, तो ऐसे फूड या ऐसे कहीं पर भी जाके बाजार वगैरह में या ठेला वगैरह पर आप ऐसा खा लेते हैं जहां पे हाइजेनिक फूड नहीं मिल रहा है। तो वैसे कंडीशन में क्या होगा कि आप उसको अगर ले लीजिएगा, भूख तो लगा है, भूख लगने से क्या होगा कि आप ज्यादा से ज्यादा उसको लीजिएगा, और ज्यादा लीजिएगा तो क्या हो सकता है? लूज मोशन वगैरह करने में आपका मतलब ज्यादा रोल प्ले करेगा। उसी तरह से आपको भूख लगा है तो कोई लोग अगर जनरली 4 रोटी 5 रोटी खाते हैं, तो आज अगर तेज भूख लग गया है तो 7-8 रोटी खा लिए। तो ऐसे अगर आप खाते रहिएगा तो ये बैलेंस डाइट नहीं है। बैलेंस डाइट कहने का मतलब है कि हर एक चीज उसमें होना चाहिए, प्रोटीन भी होना चाहिए, कार्बोहाइड्रेट भी होना चाहिए, मिनरल्स, विटामिन, सभी चीज होना चाहिए। कम ही खाइए, लेकिन सब चीज अगर आपके पास है तो आपको क्या है कि उसको बैलेंस डाइट बोलते हैं। और हल्का पेट से थोड़ा कम खाइए। पेट मतलब ये बोला जाता है कि अगर पेट का अगर पूरा हिस्सा है, मतलब अगर 1 लीटर उसमें अटने का है, ऐसा तो 4 से 5 लीटर अटने का रहता है, लेकिन अगर उसमें मान लीजिए 4 से 3 लीटर अटने का है आपके अंदर, तो आप ये मान के चलिए कि 1.5 लीटर खाना पानी तक आप ले सकते हैं। आधा खाइए और आधा खाली रखिए। ये माना जाता है कि खाना के उसको पेट के 3 हिस्से में बांट दीजिए। आधा में माने एक हिस्सा में खाना, एक हिस्सा में पानी, और एक हिस्सा खाली जगह रखना चाहिए, ताकि आपको जब भी क्या होगा कि हल्का पेट से कम खाइएगा तो पचने में, आपको काम करने में, कभी कभी क्या होता है कि स्टूडेंट रात में क्या करता है कि हुमच के खा लेता है, और पढ़ना है रात भर, सोचा है कि भूख तो लगा रहते हैं, और खा लेगा तो इसके बाद ना तो इधर ही चलने पाएगा ना उधर ही चलने पाएगा। फिर बोलता है कि चलो छोड़ो आज सूते हैं, क्या होगा देख लेंगे, कल सुबह देखेंगे, या भोर में उठ के पढ़ेंगे। और पता चला कि भोर में उठे पहले इतना नींदे आ रहा था, कभी हैबिट था ही नहीं,
तो नींद इतना आ रहा था, फिर तो जो होगा देखा जाएगा, पिटबे नहीं करता, फिर देख लेंगे, समझे ना। तो ये सब चीजें जो है कि स्टूडेंट के अंदर देखने के लिए मिलता है। तो मेनली हम तो भाई आप ही लोगों को समझाएंगे यहाँ पे कि बैलेंस डाइट को आपको लेना होगा ताकि आप ज्यादा से ज्यादा अच्छे स्टडी कर सके, समझे ना। तो बैलेंस डाइट रखिएगा तब आपका गुड हेल्थ होगा। दूसरा पर्सनल हाइजीन। पर्सनल हाइजीन में मतलब क्या कि अपना सर सफाई, बॉडी का सर सफाई, नहाना सही समय पर उठना, सही समय पर सोना, ये सब पर्सनल हाइजीन के अंदर आते हैं। कि पर्सनल हाइजीन मतलब अपना बॉडी का सर सफाई नहीं रखिएगा, ऐसे नहीं नहाइएगा धोइएगा, तो उसमें क्या होगा कि शरीर के अंदर आपको ऐसे भी आलस लगा रहेगा। और कुछ लोग तो ठंडा के दिन याद है, ये है कि अभी आने वाला है, कुछ लोग तो रिकॉर्ड बनाता है कि 10 दिन सर 10 दिन हमारे 10 दिन से हम नहीं नहाए हैं। तो ऐसा नहीं कीजिए, नहीं तो वैसे लोग क्या होगा कि जाकर सूतेगा, फिर उठेगा, फिर खाएगा, फिर सूत जाएगा, ठीक ना। तो और उसके लाइफ में कुछ बचा हुआ नहीं रहेगा, ठीक है। तो पर्सनल हाइजीन भी रहना चाहिए, नहीं होता कि अपने आप को आप स्मार्ट बनाइए। और वो स्मार्ट कब बन सकते हैं, जब अपने पूरा अपने आप शरीर का मतलब ख्याल रखना है आपको पर्सनल हाइजीन में। अगला क्या है, योगा। अगला क्या है, योगा। चमक नहीं ना, चलिए योगा है। अब योगा क्या है कि एक्सरसाइज, सबसे जरूरी है एक्सरसाइज। आज के दौर में क्या है कि अगर आप जनरली आदमी, अभी तो आप ठीक है कि आपका अभी तो बॉडी ठीक है, लेकिन जनरली क्या होता है देखने के लिए कि आफ्टर जब व्यस्तता बढ़ता है जिंदगी में, आदमी फर्स्ट टाइम पैसा कमाने लगता है। जैसे 25 से 30 साल के अगर आदमी से अगर आप जाके मिलिएगा तो उन लोग क्या करता है कि व्यस्तता अगर जिंदगी में ज्यादा बढ़ गया उसका, तो क्या होता है कि वो सोचता है कि ज्यादा से ज्यादा पैसा कमाए, और उसके लिए शरीर पर ध्यान ही नहीं देगा। और शरीर पर नहीं ध्यान देगा, पता चलेगा 45 50 जाते जाते तक उसका इतना पैसा तो खूब कमा लिया, लेकिन शरीर भी गवा दिया वो। और शरीर गवा दिया तो जितना पैसा कमाया सब शरीर में फिर 50 के बाद लगाएगा। तो ऐसा पैसा कमाने का क्या फायदा मनीष, बताओ तुम। तो इसीलिए कहा जाता है कि आप लाइफ में जो है कम से कम एकदम एक्सरसाइज करें। कल जैसे आपका हृदय दिवस था, तो ये बोला जाता है, हृदय के बारे में कहा जाता है कि दिल जो है हमारे लिए 24/7 काम करता है। तो कभी आप दिल के लिए भी कुछ काम कर लिया कीजिए, समझे ना। क्योंकि दिल के पास दिमाग होता नहीं है कि ज्यादा सोच नहीं पाएगा, और वो करते चला जाता है, करते चला जाता है। इसलिए दिल का ख्याल आपको रखना है, बोला जाता है। इसलिए ऐसा कहा जाता है क्योंकि आप अगर मान लेते हैं कि ये जो हमारा हार्ट है, उसके लिए क्या है कि अगर आप रेगुलर एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं, जोर जोर से हाँफ नहीं रहे, जोर जोर से चल नहीं रहे, तो क्या होगा, आप देखिएगा कि ब्लॉकेज होना चालू हो जाता है हार्ट के अंदर। अब ब्लॉकेज आफ्टर कुछ सालों के बाद पता चलेगा कि ब्लॉकेज हो गया, क्योंकि हम लोग तक जबान इतना है, हमारा सबसे बड़ा दुश्मन हमारा बॉडी का जबान है। क्योंकि ये चाहता है कि टेस्टी चीज ले, और शरीर कहता है कि टेस्टी चीज हमारे लिए ज्यादा फायदेमंद है नहीं। क्योंकि जितना बिल्डर को देखोगे जो बॉडी बनाते हैं, तो या जो शरीर को फिट रखते हैं, जितने भी डाइटिशियन को देखिएगा, तो वो कभी भी टेस्टी चीज को प्रीफर नहीं करते हैं। हर एक टेस्टी चीज को वो किनारे कर देते हैं। बहुत कम रेयर केस में, मतलब एकदम नहीं कहते हैं कि दवाई की तरह खाना है, समझे ना, दवाई की तरह उसको वो खाते हैं। लेकिन हम लोग क्या करते हैं कि लाने दो, आने दो, खाने दो और जाने दो, समझ रहे ना। तो ये चीज हमारे अंदर है। तो आपको योगा करना होगा, आपको एक्सरसाइज कर, जैसे आप स्टूडेंट है तो आप क्या कर सकते हैं कि आप अगर कहीं से चल के आ रहे हैं तो आप चलिए, पहले स्पीड में चलिए, या हमेशा चलिए, या घर में समय मिल रहा था। बहुत सारे स्टूडेंट लोग क्रिकेट खेलते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट मतलब जो भी बैडमिंटन खेलते हैं, गर्ल्स हैं, आप वो क्या उसको बोलते हैं, रोपिंग कर सकते हैं, आप उसमें आप चल सकते हैं। जैसे आप कोचिंग आ रहे हैं तो वहां से चल करके आइए, और कभी जा रहे हैं तो या आप कभी कभी क्या कीजिए कि आप ये जो होता है उठक बैठक करना चालू कीजिए। वो आप थोड़ा सा शरीर के लिए 10 से 15 मिनट दीजिए। आप शरीर के लिए 10 से 15 मिनट दीजिएगा, प्लस आप मेडिटेशन कीजिएगा। आप जिस भी धर्म को मानते हैं उसे मतलब नहीं, आप थोड़ा सा मेडिटेशन करना पड़ेगा। उससे क्या होगा, फिजिकली फिट रहिएगा, और दूसरा क्या रहेगा कि मेंटली भी फिट रहिएगा। और हेल्दी तो तभी निकाल आइएगा जब फिजिकल और मेंटल दोनों हेल्थ ठीक रहे। नहीं तो पता चलेगा कि आप योगा कर रहे हैं और आपको एक्सरसाइज भी कर रहे हैं लेकिन सो नहीं रहे हैं। तो आप अगर कभी भी किसी आप ऐसे बिल्डर का या जो बॉडी बनाते हैं, आप उनका अगर आप स्टेटस देखिएगा तो बोलता है कि बॉडी बनाने में 50% से 60% बोलता है कि रेस्ट का काम है। लोग बोलता है कि जाकर के 60% खाली जिम करता है। जिम करने से खाली नहीं होगा, जिम करने के बाद आप कितना उसको बॉडी को रेस्ट दे रहे हैं और दूसरा के कितना डाइट दे रहे हैं, और तब जाकर के वो मानता है 30 से 40% में कि आपको ये कहता है कि तब आप एक्सरसाइज कैसा कर रहे हैं, तब जाके आपका मसल्स का ग्रोथ होगा, समझे। तो ये चीजें हैं, तो एक्सरसाइज का बहुत बड़ा रोल है। साथ ही साथ अवेयरनेस अबाउट डिजीज। कुछ लोग क्या करता है कि अकड़ के चलेगा, अभी जैसे तुम लोग का एज है तो उसमें क्या कर रहा है, हमरा बीमारी हो जाएगा। बहुत सारे लोग कोरोना में पार हो गए खाली अकड़ के दिखाने से, समझे ना। लेकिन उसमें क्या है कि उसको पता ही नहीं था कि हमारे बॉडी के अंदर क्या वीकनेस है, और उसको क्या है, मान लीजिए जिसको रेस्पिरेटरी डिजीज था, एलर्जिक रिएक्शन बार बार होता था, हमेशा एलर्जिक रिएक्शन होता। वैसे कंडीशन में क्या देखने के लिए मिला कि जब कोरोना हुआ तो वो रिकवरी ही नहीं करने पाया। बहुत सारे लोग, बहुत सारे यंग लोग चल बसे। अभी देखो हम लोगों के यहाँ डेंगू चल रहा है, डेंगू में भी बहुत सारे यंग लोग चल बसे, एकदम नौजवान बच्चे लोग। रीजन कि आप उस बीमारी के बारे में अवेयर एनी टाइम रहना। कोई भी बीमारी हुआ तो ये नहीं, आप अगर हो गया तो आप तुरंत जाकर डॉक्टर को दिखाइए ना, डिजीज को समझिए कि क्या है। आप बीमारी से एक बार हो जाने के बाद आप लड़ नहीं पाइएगा, आप कितना भी फिजिकली फिट है।
तो इस तरह से आपको तुरंत अवेयर होना चाहिए डिजीज के बारे में। और क्या, वैक्सीनेशन, अगर डिजीज मान लीजिए है, अगर अगर जैसे पोलियो का वैक्सीन, बीसीजी का, ये सब जो बचपन में आप देखें एक टीकाकरण का पद्धति चलता है, उसको लगवाना चाहिए बच्चे लोगों में। कुछ लोग कहते हैं सोचते हैं छोटा बच्चा का सुई ले देते हैं तो फूल जाता है, ओकरा घाव हो जाता है, ऐसा हम बच्चा को नहीं देंगे। कुछ लोग अपने बच्चे को मतलब सुई देते हुए देखना नहीं चाहता है, वो सब ऐसे इमोशनल काम नहीं चलेगा। आप उसका दोस्त नहीं है, बाद में वो जब बड़ा होगा तो उसको जब बीमारी घेरेगा तो आपको फिर आप उसका दुश्मन बन जाइएगा, क्योंकि वो बीमारी तो उसको मार देगा, तब आप कैसे बर्दाश्त कीजिएगा। तो वो सुई अच्छा है, इसलिए वैक्सीनेशन जरूरी है आपके बच्चे का, या आपको भी। अभी जिस हिसाब जैसे अभी हम लोग कोविड का वैक्सीन लिए, तो आने वाला समय में ये बहुत सारे चीज ऐसे जिसका भी वैक्सीन लेना है, जैसे कट गया तो टेटनस का वैक्सीन लेना जरूरी है। तो इस तरह से अभी नहीं क्या होगा, ऐसे कभी नहीं करने का, नहीं तो क्या होगा कि बीमारी जब हावी होता है ना तो फिर जिंदगी आपका लेकर के चला जाएगा। तो आप ये ध्यान रखिएगा, वैक्सीनेशन, प्रॉपर वेस्ट डिस्पोजल, सब कुछ ठीक रख रहे हैं, लेकिन घर में घर के बाहर कचरा फेंक रहा है, सब कचरा घर के बाहर जमा कर रहा है, तो उसके वजह से भी क्या होगा, आपको बीमारी हो जाएगा, डिजीज, आपका हेल्दी नहीं रहने पाएगा। कंट्रोल ऑफ वेक्टर, अगर मान लेते हैं कि घर के बाहर नाली जमा है, नाली मतलब हो गया पानी जमा है, तो उसमें क्या होता है कि मच्छर वगैरह डेवलप हो जाते हैं, या घर के ऊपर बहुत सारा चीज अगर गिरा हुआ है उसमें पानी जमा है, अभी बरसात का समय चल रहा है, तो उसमें क्या देखने के लिए मिलता है कि वहां से मच्छर का डेवलपमेंट हो जाता है। बहुत सारे ऐसे आज जान रहे हैं कि मच्छर के काटने से बहुत सारा बीमारी होता है, अभी हम लोग पढ़ेंगे भी। तो आपको अवेयर रहना होगा इसके प्रति कि वेक्टर को डेवलप नहीं करने देना, कि जहां पे जम रहा है पानी उसको साफ कीजिए, गंदगी जहां है उसको हटाइए, तो आप क्या कर सकते हैं, आप अपने आप को हेल्दी रख सकते हैं। और क्या है भाई, मेंटेनेंस ऑफ हाइजीनिक फूड एंड वाटर रिसोर्स, यानी कि जहां पे हाइजीनिक फूड, यानी कि आप खाना जो भी खा रहे हैं, तो जैसे अभी बरसात के दिन में तो थोड़ा गर्म खाना खाइए, ज्यादा होटलबाजी नहीं कीजिए, ठेलाबाजी नहीं कीजिए। उससे क्या होगा कि आपको, जैसे अभी बरसात है, अब क्या है कि बहुत सारे मक्खियां हैं आजकल, उसका संख्या बढ़ जाता है, तो क्या होता है कि जाकर के डायरेक्ट ठेला वगैरह पर या होटल वगैरह में जो मिलता है जहां पे प्रॉपर खुला एसी रहता है, तो वहां पे आप जाके देखिएगा तो क्या आपको देखने के लिए मिलेगा भाई कि वो मक्खी बैठ रहा है, प्लस उसके वर्कर जो है वो पानी गिरा हुआ है तो किधर से भी आ रहे हैं, तो पैर वैर में सब गंदगी लगा हुआ इधर आ जा रहा है। तो इस तरह से क्या है कि प्रॉपर हाइजीन मेंटेन नहीं करने पाते हैं, तो उससे आप वो खाना खाइएगा तो हेल्दी रह पाइएगा क्या? अरे बोलिए, रह पाइएगा? चलिए, तो इसलिए आपको क्या करना होगा, हाइजीनिक फूड और पानी। कहा जाता है पानी के बारे में कि आप कभी भी पानी को रात में पी रहे हैं, दिन में पी रहे हैं, कभी भी पानी को देख के पीजिए। जब भी आप पानी पीने लगे तो एकदम जरूर पानी को देख के पीजिए। तो उस समय क्या होगा कि अगर पानी साफ लग रहा है तो पी लीजिए, नहीं तो कुछ लोग क्या करता है कि ठेला पर चल गया, चाट खा लिया, और चाट खा लिया तो अब खा तो लिया चाट, लेकिन इतना तीता उसको लग गया तो अब कैसा भी कितना भी हाथ डाल ले है ओकरा में, वही वाला पनिया निकाल करके वो पी लेगा। तो अच्छा, फूक फूक के पिएगा, तो फूक फूक के पिएगा तो समझ ही रहे हो क्या होने वाला है थोड़ा सा। तो ध्यान रखिए, क्योंकि खाना और पानी से बहुत सारा बीमारी होता है, अभी हम लोग आगे देखेंगे, ठीक है। तो ये सब करके स्टूडेंट आप क्या कर सकते हैं, गुड हेल्थ को मेंटेन रख सकते हैं। उसी तरह से अब बात आता है कि हेल्दी तो हम लोग समझ गए, हेल्थ को कैसे मेंटेन रख सकते हैं ये भी समझ गए। अब बात आता है कि बीमारी क्या है, तो बोलता है कि एनी डिस्कम्फर्ट इन फिजिकल मेंटल वेलबींग, यानी कि कोई भी जब फिजिकली और मेंटली वेलबींग में अगर कोई भी डिस्कम्फर्ट हो गया, यानी कि कोई भी, जैसे आप फिजिकली, जैसे आपको लग रहा है कि हम चल बढ़िया से नहीं पा रहे, आपको लग रहा है कि हमको शरीर में बढ़िया से बैठ हम नहीं बढ़िया से पा रहे हैं, आपको मन नहीं लग रहा है पढ़ने में, इट मीन्स कि आपके अंदर क्या है, कोई ना कोई बीमारी ग्रसित हो गया। बार बार, एक आध बार ऐसा हो सकता है कि कभी कभी थकान की वजह से या इस तरह से, तो वहां पे बॉडी रेस्ट मांग रहा है। लेकिन अगर ज्यादा आपको दिक्कत लग रहा है, बुखार चढ़ जा रहा है, इस तरह से आपको मन नहीं लग रहा है, तो उसमें आप समझिए कि आपको कोई ना कोई क्या हो गया है, डिजीज हो गया था। डिफॉर्मिटी इन फिजिकल एंड मेंटल वेलबींग, यानी कि फिजिकल और मेंटल वेलबींग में कोई भी डिफॉर्मिटीज आ जाए, कमी आ जाए, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, डिजीज हो गया। तो ये डिजीज जो है, एक आता है टर्म के पैथोलॉजी क्या है, तो स्टडी ऑफ डिजीज को हम लोग क्या बोलते हैं, पैथोलॉजी, यानी कि बीमारी के पढ़ने के सब्जेक्ट को क्या बोला जाता है, पैथोलॉजी। अच्छा, बीमारी को कॉज करने वाले एजेंट को क्या बोलते हैं, पैथोजन या कॉजिटिव एजेंट बोला जाता है, यानी कि डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म, और वो भी कौन सा होता है, पैरासाइट। पैरासाइट आर द पैथोजन, ये सबसे ज्यादा, यानी कि हमारे पैरासाइट मतलब क्या होता है कि हमारे बॉडी में आएगा, हमारा चीज खाएगा और खा पी करके हम ही को बीमार करके भी रख देगा, समझ में आ रहा है ना, इसी को क्या बोलते हैं, पैरासाइट। तो पैरासाइट इस तरह से ये काम करते हैं। तो इसमें पैथोजन क्या है, समझ में आ गया, अरे यस या नो, यानी कि जो भी बीमारी कॉज करेगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, पैथोजन। अब ये एनसीईआरटी का 2 लाइन दिया हुआ है, इसको आपको समझना जरूरी है। एनसीईआरटी का 2 लाइन्स है, इसमें बोलता है कि पैथोजन कैन इंटर, माने पैथोजन कैसे कोई भी बीमारी को फैलाता है, उसके लिए ये बोल रहा है कि पैथोजन पहले क्या करता है, इंटर करेगा कहां पे, हमारे बॉडी के अंदर, बाय वेरियस मींस। वेरियस मींस मतलब अलग अलग रूट हो सकता है, कोई काट के इधर से इंटर करता है, तो कोई नाक के थ्रू इंटर कर सकता है, सांस के थ्रू, कोई मुंह के थ्रू कर सकता है, तो कोई भोजन के थ्रू कर सकता है, यस या नो, कोई हमारे यूरिन के थ्रू, यूरिन के रास्ते से इंफेक्शन हो सकता है,
या हमारे फीकल मैटर बाहर निकलता है, उधर से इन्फेक्शन हो सकता है। तो इन्फेक्शन का रूट किधर भी हो सकता है, बॉडी से डायरेक्ट हो सकता है, नाक से, आंख से, ये मुंह से, इधर से हो सकता है। तो ये जो है इंटर करेगा वेरियस मीन्स के थ्रू, फिर हमारे बॉडी के अंदर क्या करेगा, मल्टीप्लाई करेगा, फिर इंटरफेयर ऑफ नॉर्मल वाइटल एक्टिविटी, फिर इसके बाद जब अपना संख्या बढ़ा लेगा तो हमारे जो वाइटल एक्टिविटी है उसमें वो क्या करेगा, इंटरफेयर करना चालू करेगा। यानी कि हमको बढ़िया से खाना नहीं पचने देगा, हम बढ़िया से चल फिर नहीं पाएंगे, जो हमारा सिस्टम अंदर में काम कर रहा है वो प्रॉपर, तुरंत आप हाँफने लगिएगा। तो इस तरह से अगर आपको सिम्टम्स आने लगता है, कब, जब ये क्या करने लगते हैं, हमारे नॉर्मल वाइटल एक्टिविटी से क्या करते हैं, इसका रिजल्टिंग क्या होता है कि हमारे अंदर मोर्फोलॉजिकल और फंक्शनली डैमेज हो जाता है, हम देखने में भी और फंक्शनली डैमेज हो जाते हैं। जैसे नहीं होता है कि इसका लीवर खराब हो गया, और लीवर खराब हो गया तो हो सकता है कि कभी दर्द होगा तो बढ़िया आदमी भी क्या होता है कि तड़पने लगता है, उसमें पूरा एकदम नहीं होता है कि कभी कभी आपको बुखार बहुत ज्यादा तेज हो जाता है तो 6 फीट का आदमी 3 फीट में सिकुड़ के रह जाता है, अरे रहता है कि नहीं, पूरा ऐसे सिकुड़ जाएगा और सूझ जाएगा, बोलेगा ओढ़ाओ और ओढ़ाओ और ओढ़ाओ, बहुत ठंडा लग रहा है, बहुत ठंडा लग रहा है, तो चीपो और चढ़ो हमारा ऊपर, समझना है ना। तो ये क्या, ये सब क्या है, पैथोजन क्या कर देता है, मोर्फोलॉजी और फंक्शनली डैमेज कर देता है। अब बोलता है कि कोई पैथोजन अगर है तो हमारे बॉडी में क्या करता है कि वो एडेप्ट कर लेता है विद इन इन्वायरमेंट ऑफ होस्ट, होस्ट मतलब हम लोग, होस्ट मतलब हम लोग, आप इतना समझिए, होस्ट मतलब हम लोग। तो कोई भी पैथोजन है हमारे बॉडी के अंदर आकर के, हमारे बॉडी के अंदर कोई भी कंडीशन है, जैसे आप मान लीजिए मुंह में आया तो सलाइवा पहले नंबर लड़ने के लिए तैयार है, वहां से आया तो यहाँ पे बहुत सारा म्यूकस ग्लैंड, म्यूकस सीक्रेट होते हैं, वहां पर उसको झेल के पाना है, वहां से पार हुआ तो स्टमक के अंदर एसिडिटी भरा हुआ है, बहुत सारे एंजाइम है, तो इस सब को जो झेल लेगा उसी को क्या बोला जाता है कि वही पैथोजन हमको बीमारी कर पाएगा। तो ये लाइन वही देता है कि पैथोजन इंटरिंग गट मस्ट बी सर्वाइव एट लो पीएच ऑफ स्टोमक एंड रेजिस्ट डाइजेस्टिव एंजाइम, और वो स्टमक के जो लो पीएच है उस पर भी वो क्या कर रहा है कि वो जीवित रह रहा है, और एंजाइम जो है पचाने वाला उससे भी बच जा रहा है। तो पैथोजन ऐसे बच जाता है तबे जाकर के हम लोगों के अंदर जो है बीमारी हो जाता है, ठीक है। अब आइए एक आता है टर्म की इंक्यूबेशन पीरियड क्या है, जब बीमारियां पढ़ेंगे तो उसमें एक टर्म आएगा इंक्यूबेशन पीरियड। अब इंक्यूबेशन पीरियड क्या कहता है कि जब भी, जैसे मान लेते हैं आपको मच्छर काट दिया, मलेरिया के कंडीशन में आप चूंकि इसको भुक्तभोगी है, कितने लोग मलेरिया से ग्रसित हुआ, ऑलमोस्ट सभी लोग। तो मेरा ही कहना है कि अब देखिए मलेरिया, अब आपको मच्छर काट दिया, मच्छर काटेगा तो उसका क्या करेगा, जो पैरासाइट है वो बॉडी के अंदर जाएगा, लीवर के अंदर जाके अपना जनसंख्या को बढ़ाता है, तब वो ब्लड में फिर रिलीज करता है, तब जाकर के हमको क्या होता है कि बुखार चढ़ेगा, हमको क्या होगा, बुखार चढ़ेगा। कैसे होता है बताएंगे वहां पे। तो उसी बीच में टाइम इंटरवल बिटवीन इन्फेक्शन एंड अपीयरेंस ऑफ फर्स्ट सिम्टम, यानी कि जब से इंटर किया है तब से लेकर, जैसे नहीं होता कि अब कांपना चालू कर दिया, अचानक हमको कपकपी आ गया, जैसे हल्का भी मौसम खराब हुआ या पंखा में रह गया तो कांपना चालू कर दिए, तो क्योंकि पहले से मच्छर इंटर कर गया है, और जब पहला सिम्टम्स आया यानी कि जब कपकपी पहली बार आया तो उसी के बीच के पीरियड को क्या बोलते हैं, इंक्यूबेशन पीरियड। यानी कि जब कोई भी बैक्टीरिया या पैथोजन जो भी व्हाटएवर जो भी बीमारी कॉज करता है वो बॉडी के अंदर घुसा, और जब तक कोई पहला सिम्टम्स नहीं आ रहा, जैसे पहला सिम्टम बुखार होना या सर्दी खांसी होता है तो नाक जाम होना, या फिर आपको एकदम शरीर में दर्द होना, इस तरह का अगर फर्स्ट बार आ रहा है तो जब से बीमारी अंदर माने वो इंटर किया है, बैक्टीरिया या जो भी पैथोजन इंटर किया है, और तब तक पहला सिम्टम्स आ रहा है, इस बीच का जो पीरियड है उसी को क्या बोलते हैं, इंक्यूबेशन पीरियड। अब आइए ह्यूमन डिजीज जो है दो तरह के होते हैं स्टूडेंट, एक तो कॉन्जेनाइटल होता है, एक क्या होता है, एक्वायर्ड। कॉन्जेनाइटल मतलब क्या होता है, जन्मजात बीमारी, नहीं होता है कि कोई लूला पैदा हुआ, कोई लंगड़ा पैदा हुआ, या कोई हो सकता है कि उसमें जेनेटिक डिसऑर्डर है, क्रोमोजोम के, अभी हम लोग मेंडल्स लॉ के अंदर भी पूरा पढ़ चुके थे, तो उसमें जेनेटिक डिसऑर्डर के बारे में पूरा हम लोग स्टडी कर लिए हैं, तो वो सब किसमें आता है, कॉन्जेनाइटल, वो जन्मजात में आता है। लेकिन अब क्या है, बहुत सारे ऐसे बीमारी हमारा होता है जो एक्वायर होता है। क्या होता है, एक्वायर मतलब हम अपने जीवन में उसको एडॉप्ट करते हैं, हम अपने जीवन में क्या करते हैं, उसको एडॉप्ट करते हैं। इसमें दो तरह का होता है, एक तो कम्युनिकेबल और दूसरा क्या होता है, नॉन कम्युनिकेबल। मतलब एक कम्युनिकेबल मतलब फैलने वाला, और दूसरा क्या होता है, ये फैलेगा नहीं, मतलब जिसको हुआ है उसी में रहेगा। तो पहले देखते हैं कि कम्युनिकेबल क्या होता है, इसको इन्फेक्टियस डिजीज भी कहा जाता है। इसमें दो तरह के होता है, एक तो क्वांटेजियस और एक नॉन क्वांटेजियस, यानी कि एक तो तुरंत छूने से फैल जाएगा, जैसे टच में आइएगा तुरंत फैलेगा। अब एक क्या होता है, नॉन, ये कोई ना कोई पॉजिटिव एजेंट के थ्रू फैलेगा, डायरेक्ट टच में, जैसे स्टडी सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज जितने भी हैं, जैसे बॉडी टू बॉडी फिजिकली टच होता है तो तुरंत क्या होता है कि उससे स्टडी डिजीज उसमें चला जाता है, ठीक है। तो इस तरह से देखने के लिए मिलता है। ये तो हुआ कॉन्टीजियर, जैसे लेप्रोसी, कुष्ठ रोग का जो फोड़ा उड़ा बना हुआ है, उसका पानी अगर फुट गया, अगर वो आपके कॉन्टेक्ट में आ गया तो डायरेक्ट वहां पे हो जाता है। तो ये माना जाता है कि ये जो है डायरेक्ट एकदम कॉन्टीजियस है, एकदम जैसी टच में आइएगा तुरंत, माने हुआ पेशेंट का टच में आ पाए तो उसमें क्या होता है कि आपको होना ही होना है।
तो ये अब एक नॉन कॉन्टेजियस, मतलब ये कोई ना कोई एजेंट के थ्रू होगा। किसके थ्रू होगा भाई? एजेंट। इसमें कोई ना कोई एजेंट होगा। जैसे क्या हो सकता है कि जैसे आप सर्दी खांसी जो होता है, कोरोना जो हुआ, या फिर और बहुत सारे ऐसे बीमारी है जो क्या होगा, बैक्टीरियल डिजीज है। जैसे आपको कोई भी टेटनस हो गया, आपका कोई भी बीमारी, आपका टाइफाइड ले लीजिए, तो ये सब क्या है, पॉजिटिव एजेंट है। मतलब एक से ये भी फैलने वाला है, लेकिन ये कैसे होगा, कोई ना कोई पॉजिटिव एजेंट के थ्रू होगा। यानी कि वो पॉजिटिव एजेंट अगर उसके अंदर जाएगा तो अब यही बीमारी होगा। जैसे कोरोना में हम लोग क्या कहते हैं कि मास्क लगाइए, सैनिटाइजिंग कीजिए, तो वो क्या था, वो किसमें आता है, नॉन कॉन्टेजियस में, कि अगर आप अगर छुइएगा नहीं तो वो आपको फैलेगा नहीं, अगर आप मास्क लगा कर रहेगा तो फैलेगा नहीं। लेकिन अगर डायरेक्ट कॉन्टेक्ट में आ गए तो उसका एयर ड्रॉपलेट्स था और वो इधर से उधर बीमारी कॉज कर देता था। तो ये हो गया। अब आइए नॉन कम्युनिकेबल या नॉन इन्फेक्टियस, ये फैलता नहीं। जैसे डिफिशियंसी, जैसे कोई विटामिन की डिफिशियंसी हो गया, या बॉडी के अंदर कोई मिनरल्स की कमी हो गई, तो उसके वजह से जो होता है वो अगर जिसके बॉडी के अंदर हुआ तो वो उसी में रहेगा, वो केकरो में जाएगा नहीं। उसी तरह से डीजनरेटिव मतलब क्या होता है, जैसे आर्थराइटिस हो गया, आपको शरीर में आर्थराइटिस हो गया, ऑटो इम्यून डिजीज, तो उस कंडीशन में क्या होता है, तो वो आप ही में रहेगा, वो आपसे हम में नहीं आ सकता है, तो नॉन कम्युनिकेबल है। कैंसर नाम सुने होंगे आप लोग, भाई कैंसर का नाम कौन नहीं सुना होगा। तो वो कैंसर भी जिसको हो गया तो उसी में रहता है, उससे किसी उसके साथ रहने से, उसके साथ खाने से पीने से आप में नहीं फैलेगा, समझे। और क्या है, मेंटल अगर कोई पागल हो गया, साइको हो गया, तो उससे आपको में नहीं फैलेगा। अरे वो साइको हो गया तो तुम्हारा तो दिमाग ठीक है ना, तो वो फैलता नहीं है। और एडिक्शन, जैसे कोई अल्कोहल लेने लगा, कोई खैनी खाने लगा, कोई सिगरेट पीने लगा, तो इस तरह से कर रहा है, तो ये क्या है, एडिक्शन करके। और ये जब एडिक्शन हो जाएगा, नहीं बोलता है कि खैनी खाने वाला से आप मिल लीजिए, तो बैको जो च्युइंग करते हैं उनसे आप मिलिए, तो पता ही क्या चलता है कि वो बोलेंगे कि अरे हमको तो मन ही नहीं लग रहा है, हमको तो मन ही नहीं लग रहा है। तो इस तरह से ये देखते हैं। और इसमें 2 लाइन एनसीईआरटी के अंदर दिया हुआ है स्टूडेंट कि इन्फेक्टियस डिजीज में सबसे खतरनाक कौन है, एड्स है, और नॉन इन्फेक्टियस में सबसे खतरनाक कौन है, कैंसर है। ये चीज ध्यान में रखिए। अब आइए, अगर हम बात करें कि हेल्थ को अफेक्ट करने वाला कौन कौन चीज है, जैसे ये तो हम लोग समझ गए कि ये सब को हम लोग डिटेल से पढ़ेंगे। अब हम लोगों को देखना है कि हेल्थ को हमारा कौन कौन अफेक्ट कर सकता है। तो कोई भी जेनेटिक डिसऑर्डर हमारे हेल्थ को अफेक्ट कर सकता है। अगर क्रोमोसोम में कमी आ गई तो वो ऑटोमेटिक बॉडी के अंदर बदलाव दिखने के लिए मिलेगा, समझे। साथ ही साथ अगर कोई इंफेक्शन हमारे बॉडी के अंदर हो गया, कोई इंफेक्शन अगर हमारे बॉडी के अंदर हो गया, तो बीमारी क्या हमारे हेल्थ को, माने हमारे तबियत को खराब कर देगा। तीसरा क्या होगा, लाइफ स्टाइल। हम लोग बोलते हैं कि बहुत सारा लाइफ स्टाइल ऐसा नहीं होता कि कोई रात में पूरा जग रहा है, या कोई रत भर काम कर रहा है, खा कम रहा है, खाली काम करे पर है या खेले पर है वो स्टूडेंट, तो उसका क्या होगा, उसके लाइफ स्टाइल की वजह से उसमें बीमारी डेवलप हो जाए। जैसे फूड, वाटर, रेस्ट, एक्सरसाइज या हैबिट्स दैट वी हैव लेक। मतलब कि अगर आप सही समय पर खाना ना ले, पानी बढ़िया ना पिए, रेस्ट ना करे, एक्सरसाइज ना कीजिएगा और अपने हैबिट्स को नहीं बदलिएगा, तो आपको क्या होगा कि आपको ऑटोमेटिक है कि आपका हेल्थ प्रभावित होगा। अब कम्युनिकेबल डिजीज में देखिए, आपका लिस्ट बना के रखे हुए हैं। कम्युनिकेबल मतलब क्या होता है कि वन पर्सन टू अनदर पर्सन थ्रू डायरेक्ट कॉन्टेक्ट, यानी कि डायरेक्ट कॉन्टेक्ट से फैलने वाला बीमारी को क्या बोलते हैं, कम्युनिकेबल। इसमें एयरबोर्न, हवा से फैलने वाला, पानी और खाना से फैलने वाला कोई ऑब्जेक्ट, जैसे हम यहाँ पे ऐसे छीके तो पेंसिल में जाकर के बैठ गया मार्कर में, और उसको आप ले लिए और आप ऐसे छू लिए, और आप छू करके क्या किए, आप ऐसे मुंह हाथ ऐसे चेहरा पर ले जाने का आदमी की आदत रहबे करता है। आप जैसे ले जाइएगा तो आप में वो फैल जाएगा। जैसे बगल में नहीं तो सर्दी खांसी हो गया अगर किसी को, तो ये सब ध्यान में रखिएगा। बगल में अगर कोई छींक रहा है तो आप अपने नाक को बंद कर ले, या जिनको हो गया है वो खुद अपने आप को अवेयर रखें कि ताकि दूसरे को बीमारी ना फैले। ये हो गया फॉर्माइट। वेक्टर बोर्न मतलब क्या कि जैसे आप मान लेते हैं कि जो मलेरिया वगैरह हो गया, ये सब है। डायरेक्ट कॉन्टेक्ट कॉन्टेजियस जैसे एसटीडी और लेप्रोसी, ये सब कम्युनिकेबल में आता है। नॉन कम्युनिकेबल डिजीज में कौन कौन आते हैं स्टूडेंट, जैसे कोई एलर्जी हो गया, अस्थमा हो गया, है फीवर। अब मान लेते हैं किसी को धूल से एलर्जी है, कोई को धूल से कोई फर्क नहीं पड़ता है, दिन रात धूल में रहेगा। कोई को जो टेरिकॉट कपड़ा है उससे एलर्जी है, कोई को किसी भी चीज से एलर्जी हो सकता है। तो ये जरूरी नहीं कि उसको है तो हमरो होगा। तो ये क्या है, नॉन कम्युनिकेबल है। ऑटो इम्यून डिजीज, अभी जैसे बताए थे, रोमेटॉइड आर्थराइटिस, माइस्थेनिया ग्रेविस, ये सब क्या है, ऑटो इम्यून डिजीज है। ये भी एक फैलता नहीं है। एडिक्शन, ड्रग और एब्यूज, जैसे स्मोकिंग, अल्कोहल और ड्रग, ये जिसको लेने का आदत हो गया, ये भी एक दूसरे से फैलता है। आपको जरूरी नहीं है कि एगो भाई ले रहा है, अगर सिगरेट पी रहा है तो दूसरा भाई सिगरेट पिएगा। एगो भाई अल्कोहल भी ले सकता है, अरे ले सकता है ना, एगो भाई ड्रग भी ले सकता है, तो कुछ ले सकता है। जो ड्रग ले रहा है हो सकता है कि वो अल्कोहल ना ले। तो कहने का मतलब ये, और कुछ तो ऐसे होता है कि कुछ ना ले। कैंसर, ये भी फैलता नहीं है। डिफिशियंसी डिसऑर्डर, जैसे पीएमई, पोलियो इंसेफेलोमैलेशिया, ये थायमीन की कमी से होता है।
विटामिन डिफिशियंसी, विटामिन की कमी से होता है, ये सब फैलता नहीं है। अगर कोई विटामिन नहीं ले रहा है, आप प्रॉपर विटामिन लेना, तो आपको कोई बीमारी नहीं होगा, उसको हो जाएगा, लेकिन उससे आप में नहीं फैलेगा। ये चीज ध्यान में रखिए। डिजनरेटिव वही ऑर्थराइटिस और मेंटल डिजीज, ये सब क्या होता है कि ये एक जगह से दूसरी जगह फैलता नहीं है। तो इस तरह से जो है स्टूडेंट हम लोग देखें कि क्या होता है डिजीज, पहले हेल्थ क्या है, उसके इसेंशियल ऑफ हेल्थ क्या होता है, डिजीज क्या है, और इंक्यूबेशन पीरियड क्या है, और डिजीज कितने तरह से होते हैं, और ये हम लोग देख लिए। अब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में क्या करेंगे कि एक एक तरह से यानी कि कम्युनिकेबल डिजीज को लेंगे और उसमें देख करके हम लोग आगे बढ़ाएंगे। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू।